हेलो ऑल, आईसीटी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सचिन कुमार सिंह और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 2 के बारे में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें आईसीटी चैनल को और प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 2 के पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं चित्रों को इंसर्ट करना, टेक्स्ट रैपिंग करना और रिसाइज करना। इसके अलावा हम स्पेशल सिंबल्स और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना सीख चुके हैं। अगर आपने सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे जरूर देखें और उसके बाद आप इस वीडियो पर आए। तो चैप्टर के सेकंड पार्ट में आपका जो पहला टॉपिक है उसका नाम है चित्रों को अलाइन करना। सो जब हम कोई भी शेप सेलेक्ट करते हैं, माउस पॉइंटर प्लस के चिन्ह में बदल जाता है, जिससे हम अपनी शेप को माउस की सहायता से बना सके। शेप बन जाने के बाद हम उसे डॉक्यूमेंट में मनचाही जगह पर रख सकते हैं, जिसे हम अलाइनमेंट कहते हैं, जो शेप की जगह निश्चित करता है। जैसे टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट शेप को अलाइन करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं, जिससे ऊपर फॉर्मेट टैब दिखाई देगा, वहां हम अलाइनमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने वर्ड प्रोसेसर में कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो हम उसको अपने हिसाब से पेज पर कहीं भी उठाकर रख सकते हैं या उसको अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको अपने वर्ड प्रोसेसर में करके देख लेते हैं। सो किसी भी शेप को अपने वर्ड प्रोसेसर में इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होता था इंसर्ट टैब में। जैसे ही हम इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन मिलता था। जैसे ही हम शेप्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारी काफी सारी शेप्स आ जाएंगी। तो चलिए इनमें से कोई भी एक शेप जो है हम अपने वर्ड प्रोसेसर में इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे को ये शेप इंसर्ट करनी है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए मेरा जो कर्सर है वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक रखना है, मतलब इसको दबा के रखना है, और अपने माउस को मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो मेरी देखिए यहाँ पे शेप जो है वो बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेरी शेप बन गई है। फिर यहाँ पे काफी सारे आपके शेप की स्टाइल आ जाएगी। तो मान लीजिए मुझे इसमें से ब्लू स्टाइल लेनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरी जो देखिए शेप जो है वो कन्वर्ट हो गई है ब्लू शेप में। अब हमें अपनी जो शेप है उसको अलाइन करना है, मतलब अपनी मनचाही जगह पर रखना है। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी शेप को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी शेप जो है वो सेलेक्ट हो गई है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब जो है वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पर देखिए एक अलाइन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आप जैसे ही अलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप जहां भी अपनी शेप को अलाइन करना चाहते हैं आप उस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से आपकी शेप जो है अलाइन हो जाएगी। मैं सबसे जो पहला अलाइन लेफ्ट इस पे क्लिक करूंगा तो आपकी ये देखिए शेप की पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई। ठीक है, अब हम इसके नीचे वाला ऑप्शन अलाइन सेंटर करेंगे तो आपकी देखिए शेप जो है वो सेंटर में आ जाएगी, और उसके बाद अलाइन राइट करेंगे तो आपकी शेप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ये आपकी शेप शिफ्ट हो गई है। अब मान लीजिए आपको टॉप पे करना है पेज के, तो यहाँ पर टॉप पे हो गई है। आपको पेज के मिडल में करना है तो आपकी ये देखिए यहाँ पर मिडल में आपकी जो शेप है वो आ गई है। अब आपको मान लीजिए पेज के बॉटम में अपनी शेप को इंसर्ट करना है तो आपके देखिए पेज के बॉटम में शेप जो है वो आ गई है। सो इस तरह से आप अपनी शेप्स को जो है अपने वर्ड प्रोसेसर में पेज पर जहां भी अलाइन करेंगे वहां पर आपकी शेप जो है वो पहुंच जाएगी। मतलब आप अपनी मनचाही जगह पर अपनी शेप को अलाइन ऑप्शन का यूज करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट मैंने अपने वर्ड प्रोसेसर में एक क्लिप आर्ट जो है वो इंसर्ट कर लिया है, ऐड कर लिया है। ये मैंने कहाँ से ऐड किया है, ये मैं गया था इंसर्ट पे और यहाँ पे आपका ऑप्शन है क्लिप आर्ट का। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका लेफ्ट में जो है ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप जो भी सर्च मारेंगे उसकी जो क्लिप आर्ट्स हैं वो आपको इस वाले बॉक्स में डिस्प्ले कर जाएंगी। ठीक है, अब आपने अलाइन तो देख लिया, अब हमें रोटेशन देखना है कि आप अपने जो शेप है या अपनी जो क्लिप आर्ट है उसको आप कैसे रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करने के लिए हम फिर से अपनी शेप को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी शेप जो है ये सेलेक्ट हो गई है। फिर से हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद अलाइन के नीचे ग्रुप के नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा रोटेट। तो जैसे ही आप रोटेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए रोटेट राइट 90 डिग्री और रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे देखिए अपने माउस के कर्सर को ले जाऊंगा और इस पे क्लिक करूंगा, आपका जो शेप जो है वो 90 डिग्री रोटेट हो गया है। अब मान लीजिए
लीजिए आपको लेफ्ट में रोटेट करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी शेप जो है वो लेफ्ट में रोटेट हो जाएगी। ठीक है, इसको अब फिलहाल हम सीधा कर लेते हैं। अब इसके अलावा भी आपको इसके नीचे दो ऑप्शन दिखेंगे, जो है आपका फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल में देखिए आपकी जो शेप है वो इस तरह से अपसाइड डाउन, मतलब ऊपर का नीचे वो हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन है उसके नीचे जिसका नाम है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे आपकी शेप जो है वो फ्लिप हो जाएगी। तो ये थे कुछ ऑप्शन जिससे आप अपनी शेप को अलाइन कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और फ्लिप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी ये प्रैक्टिस 5 दी हुई है जिसे आप खुद से ट्राई करें, और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो अलाइनमेंट, रोटेशन और फ्लिप को सीखने के बाद कनक के मन में एक प्रश्न आता है जिसे वो अपनी टीचर से पूछती है कि क्या हम अपनी पिक्चर्स को कोई नाम भी दे सकते हैं जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी उस नाम से पहचान सके। तो इसका उत्तर कनक की टीचर देती है कि हाँ कनक, तुमने सही सोचा, हम अपने चित्रों को नाम दे सकते हैं जिसको हम कैप्शन कहते हैं। इनके साथ हम क्रॉस रेफरेंस भी दे सकते हैं। आज हम इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि कैप्शन एक्चुअली क्या होता है। तो कैप्शन पिक्चर को टाइटल प्रदान करता है, मतलब कि अगर आपको अपनी पिक्चर को कोई भी टाइटल देना है तो आपको पिक्चर को कैप्शन देना होगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस एक आइटम से संबंधित होता है जो एक डॉक्यूमेंट में एक जगह पर होता है और ऐसा जरिया है जिसमें हम रीडर को किसी और जगह उसी डॉक्यूमेंट में संबंधित जानकारी दे सकते हैं। यहाँ एक क्लिक पर ही रीडर उस चित्र तक पहुंच जाएगा। क्रॉस रेफरेंस कोई फिगर भी हो सकती है, टेबल भी हो सकती है, इक्वेशन, हेडिंग भी हो सकती है, या अन्य किसी प्रकार के डाटा के साथ दी जा सकती है। ठीक है, तो ये है आपका क्रॉस रेफरेंस। फिर है आपका नेक्स्ट हाइपर लिंक। क्या होता है? तो हाइपर लिंक्स की सहायता से हम इंटरनेट पर एक पेज से दूसरे पेज तक जा सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी वेबसाइट ओपन किया होगा तो आप किसी भी वेबसाइट पर किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे पेज पर चले जाते हैं। उस लिंक को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक बोलते हैं। तो चलिए हम अपने पिक्चर को कैप्शन देके देखते हैं और साथ में क्रॉस रेफरेंस का भी यूज आपको वर्ड प्रोसेसर के अंदर ही सीधा सिखाते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं वर्ड प्रोसेसर पर। सो यहाँ हमने अपनी पिक्चर जो है वो इंसर्ट की हुई है। तो हमें इस पिक्चर को एक कैप्शन देना है या एक टाइटल देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी ये जो पिक्चर है उसको माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी पिक्चर सेलेक्ट हो गई है। अब हमें इसे कैप्शन देना है। तो कैप्शन देने के लिए हम अपने ऊपर यहाँ पर एक रेफरेंसेस टैब दिया हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे जिसके अंदर आपको कैप्शंस के अंदर जाना है, इंसर्ट कैप्शन में। ठीक है, आपको इसको क्लिक करना है आपके अपने माउस के लेफ्ट बटन से। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पहला कैप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप अपने पिक्चर को कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में फिगर 1 ही रहने देता हूँ। लेबल में आपको जिस चीज को आपको कैप्शन देना है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे इक्वेशन को देना है या टेबल को देना है, तो मुझे फिलहाल फिगर को ही देना है तो मैं फिगर ही सिलेक्टेड रखूंगा। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन मिलेंगे, एबो सिलेक्टेड आइटम या बिलो सिलेक्टेड आइटम। तो आपको यहाँ पे बिलो सिलेक्टेड आइटम ही यूज करना है। उसके बाद आपको इस पे कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर ओके बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपका कैप्शन जो है वो ऐड हो जाएगा। मतलब आपने अपनी पिक्चर को यहाँ पे एक नाम दे दिया है। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर को एक टाइटल, एक कैप्शन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर था आपका क्रॉस रेफरेंस। तो मतलब आप इस कैप्शन का यूज कहीं और कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर एक और पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक और पेज है। यहाँ पर हम एक कुछ भी क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने एक दूसरा पेज ले लिया है, पेज 1 के नीचे पेज 2, और यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है कि व्हाट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, और साथ में उसका आंसर भी हमने दे दिया है कि नेशनल एनिमल कौन है, इंडिया का टाइगर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फिर से जो पिक्चर है वो हमें ऐड नहीं करनी, हमें सिर्फ उसका रेफरेंस देना है, जिससे जैसे ही मैं उस रेफरेंस पे क्लिक करूं मैं उस पिक्चर तक पहुंच जाऊं। तो क्रॉस रेफरेंस देने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने कर्सर को यहाँ पर ऐसे रहने दूंगा। उसके बाद फिर से मैं ऊपर रेफरेंसेस टैब में जाऊंगा। रेफरेंसेस टैब में जाने के बाद आपको अगेन कैप्शंस में यहाँ पे दिखेगा क्रॉस रेफरेंस। तो आपको इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस नाम से एक
नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको जाना है रेफरेंस टाइप में। रेफरेंस टाइप में यहाँ पे आपको बटन दिखेगा ड्रॉप डाउन के लिए। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपकी काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे जैसे हेडिंग, बुकमार्क। तो मुझे फिलहाल जो रेफरेंस देना है वो देना है एक फिगर का, तो मैं यहाँ से फिगर को सेलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए जैसे ही मैंने फिगर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपका जो फिगर 1 जो आपने एक कैप्शन दिया था फिगर 1 नाम से, यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्योंकि अभी तो एक ही है तो ये पहले से सिलेक्टेड है, तो आपको इस सेलेक्ट कर लेना है और अब यहाँ पर इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। इंसर्ट जैसे आपने इंसर्ट किया, देखिए यहाँ पे आपका फिगर 1 नाम से क्रॉस रेफरेंस जो है वो ऐड हो गया है। जब ये ऐड हो जाएगा तो आपको यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, अब अगर आपको इसको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को क्लिक करेंगे। जैसे आपने देखिए कंट्रोल को मैंने क्लिक किया, मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो गया एक हैंड में। देखिए मैं कंट्रोल छोड़ता हूं तो ये वापस जो है नॉर्मल कर्सर हो जाता है। इसके बाद आपको सिंपल अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप जिस पिक्चर को आपने फिगर 1 नाम से कैप्शन दिया था आप उस तक पहुंच जाएंगे। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब बेसिकली ये हुआ कि आपको बार बार पिक्चर को ऐड नहीं करना होगा, आपने उसका बस टाइटल या उसका कैप्शन जो है वो वहां पर दे देना है। जैसे ही आप कंट्रोल और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे आप उस पिक्चर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद कुछ के मन में एक सवाल आया जो उसने अपने टीचर से पूछा कि मैडम मैंने कल स्कूल लाइब्रेरी से एक किताब ली थी जिसे मैंने पढ़ भी लिया। मैंने उस किताब में देखा कि उसके सभी पेजेस पर ऊपर किताब का नाम लिखा हुआ था और नीचे पेज संख्या और लेखक का नाम लिखा था। मैडम क्या हम भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐसे कुछ लिख सकते हैं जो एक बार लिखने पर सभी पेजेस पर अपने आप आ जाए? इस पर कुश की टीचर ने रिप्लाई किया, हाँ कुश, तुमने सही ध्यान दिया, तुम भी इसका प्रयोग कर सकते हो। इसे हेडर्स एंड फुटर्स कहा जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, हेडर्स और फुटर्स को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हेडर क्या होता है। तो हेडर डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पर एक जैसी जानकारी जैसे डॉक्यूमेंट का नाम, लेखक का नाम, पेज संख्या या कुछ और भी हो सकती है, ये जानकारी पेज के सबसे ऊपर वाले भाग में होती है। फिर नेक्स्ट है आपका फुटर क्या होता है। तो फुटर डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे वाले भाग में दी गई जानकारी होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए आपकी बुक में ये वाला जो पोर्शन है नीचे का, ये क्या है, पेज का फुटर, और ऊपर अगर आपका ये चैप्टर का कुछ नाम लिखा होता है हर पेज पे तो वो होता है उसका हेडर। तो वर्ड प्रोसेसर में आप हेडर और फुटर को कैसे ऐड कर सकते हैं उसको हम करके देखते हैं अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर। सो ये है आपका डॉक्यूमेंट। अगर इसमें आपको सबसे पहले हेडर अगर ऐड करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा हेडर का। ठीक है, आप जैसे हेडर पे क्लिक करेंगे ये आपका जो है यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपको हेडर के टाइप दिए हुए हैं, जिस तरह का हेडर आपको चाहिए वो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे को ये इंसर्ट करना है तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा यहाँ पे हेडर ऐड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर कुछ भी टाइटल देना चाहे, मान लीजिए आप कोई बुक बना रहे हैं और अगर आपको कोई भी बुक का या तो चैप्टर का नाम यहाँ पे देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप जितने भी पेज आपके वर्ड प्रोसेसर में फिर आएंगे सब में आपको वो टाइटल बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ मिलेगा। सो यहाँ पे आपने अपना हेडर जो है वो इंसर्ट कर दिया। मान लीजिए आपने हेडर तो इंसर्ट कर लिया लेकिन बाद में अगर आपको उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर से आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट पे और आपको जाना पड़ेगा हेडर में। हेडर में आपको नीचे की साइड यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडिट हेडर का। तो इस ऑप्शन का यूज करके आप अपने हेडर को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट पे हेडर चाहिए ही नहीं, आपने गलती से ऐड कर लिया है, रिमूव हेडर ऑप्शन का यूज करके आप अपने हेडर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में फुटर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सेम आपको वही करना है, आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाना है और हेडर की साइड में ही आपको ऑप्शन दिखेगा फुटर का। जैसे आप फुटर को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके फुटर के टाइप आ जाएंगे, जो आपको चाहिए आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हेडर ऐड हुआ ऐसे आपका फुटर जो है वो नीचे साइड यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो पेज होगा उसमें नीचे जो है ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आपको मान लीजिए राइटर का नाम लिखना है या फिर आपको पेज नंबर यहाँ पे डालने हैं तो आप यहाँ पे इजीली वो कर सकते हैं फुटर का यूज करके। और सेम अगर इसमें भी अगर आपको कुछ एडिट करना है तो सेम आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे सिंपल फुटर पे क्लिक करेंगे, नीचे
आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट फुटर का, और अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव फुटर का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने फुटर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हेडर फुटर के बाद नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस 6 है, जिसे आप खुद से ट्राई करें और आपने एक प्रैक्टिस कैसे की और आपको क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आई वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट आपके कनक के मन में फिर से एक प्रश्न आया, जो उसने मैडम से पूछा कि मैडम ये तो बहुत ही अच्छा है, इससे हमें अपने पाठ जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। मैडम हम विज्ञान में कुछ समीकरण पढ़ते हैं जिसमें कुछ अंक नीचे होते हैं शब्दों के साथ, और गणित में हम पावर घात को लिखते हैं जो ऊपर लिखी जाती है। ये किस प्रकार हम वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं? इसका रिप्लाई टीचर कनक को देती हैं। कनक इन्हें सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इसका प्रयोग करने से विज्ञान और गणित के समीकरण लिखने में मदद मिलती है। जो अंक ऊपर की ओर लिखे जाते हैं उन्हें सुपरस्क्रिप्ट, और जो नीचे की ओर लिखे जाते हैं उन्हें सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। सो इसी के ऊपर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मूला लिखना सीखना, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो बच्चों आप जब गणित और विज्ञान के विषय पढ़ते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की पाठ जानकारी को लिखना और पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए वर्ड प्रोसेसर एक खास फॉन्ट स्टाइल प्रदान करता है। आप समीकरण कुछ इस प्रकार लिखते होंगे जैसे नीचे चित्र में दिया हुआ है, जैसे कि आपका ये एक इक्वेशन दी हुई है, x² + 6x + 8 x² - 4x - 2। ठीक है, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये जो ऊपर पावर दी है, ये जो घात दी हुई है, ये आपकी शब्द के ऊपर दी हुई है। ठीक है, तो इसको आप अपने वर्ड प्रोसेसर में कैसे लिख पाएंगे? और साथ ही आपने साइंस में भी कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे कि आपने पानी का फॉर्मूला या वाटर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, जो होता है आपका H2O, जिसमें आपका ये जो 2 होता है वो आपके नीचे की साइड होता है। ठीक है, आप ये कैसे लिख पाएंगे? और ये जो आपकी मैथ की इक्वेशन है इसमें ऊपर दिया हुआ है, तो ये दोनों चीजें आप अपने वर्ड प्रोसेसर में कैसे लिख पाएंगे, इसको हम अपने वर्ड प्रोसेसर में ही करके देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वाटर का केमिकल फॉर्मूला या हिंदी में कहीं तो रासायनिक सूत्र हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं H2O। ठीक है, अब आपने लिख तो दिया, लेकिन आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो 2 है वो नीचे नहीं आ रहा। तो इसको नीचे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का। तो सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जिस भी टेक्स्ट को हमें सबस्क्रिप्ट बनाना है हमें उसे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमें सबस्क्रिप्ट किसे बनाना है, हमें ये जो हमारा 2 है इसको सबस्क्रिप्ट बनाना है। तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है होम ऑप्शन पे। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो 2 है वो इस तरह से यहाँ पर नीचे जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करके आप जो आपके विज्ञान के रासायनिक सूत्र जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका जो भी टेक्स्ट है वो नीचे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स के जो स्क्वायर है वो हमें लिखने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, मान लीजिए हमें 1 का स्क्वायर जो है वो लिखना है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और उसका हम लगाएंगे स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम 2 लिखेंगे हमारा नेक्स्ट जो अंक है वो भी 1 की तरह ही आ जाएगा, लेकिन हमें 2 क्या चाहिए, हमें 2 उसके ऊपर चाहिए, मतलब स्क्वायर फॉर्म में चाहिए। इसके लिए हम यूज करेंगे हमारे सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन को। ठीक है, तो इसको अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट की तरह ऊपर लगाना है, पावर बनाना है इसको 2 को, तो सेम हमने जैसे सबस्क्रिप्ट में किया था, जिस पार्ट को हमें सबस्क्रिप्ट करना था हमने उसको सिलेक्ट कर लिया था, इसी तरह हमें सुपरस्क्रिप्ट में भी जिसको हमें सुपरस्क्रिप्ट करना है उस वाले टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, माउस के लेफ्ट बटन से हमने ये सिलेक्ट कर लिया, और वहीं सेम होम टैब में आपको सबस्क्रिप्ट के साइड में दिखेगा सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, आपको सिर्फ इस पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ये 2 1 की पावर में चला गया है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। इसी तरह से हम 2 का स्क्वायर देख लेते हैं, 2 2। ठीक है, फिर से वही दिक्कत है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी हम सुपरस्क्रिप्ट बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट हो गया। अब इसका हम स्क्वायर लिख देंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है,
तो इस तरह से हम अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर यहाँ से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो ऑप्शन है उसका हम यूज कर सकते हैं। सो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना। पीडीएफ फॉर्मेट ये आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, तो देख लेते हैं कि पीडीएफ होता क्या है। सबसे पहले पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है P4 पोर्टेबल, D4 डॉक्यूमेंट और F4 फॉर्मेट। तो पीडीएफ का प्रयोग भिन्न भिन्न कंप्यूटर्स पर जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट को हम पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जिससे हम कहीं भी अपनी जानकारी को आसानी से किसी भी तरह के कंप्यूटर पर प्रयोग कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को प्रयोग करने के कुछ लाभ आइए समझ लेते हैं। तो पहला आपका लाभ है कि पीडीएफ फाइल को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। स्मार्टफोन और किसी भी वेब ब्राउजर का उपयोग करके भी देखा जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपका वर्ड डॉक्यूमेंट वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव है तो आप अपने जो मोबाइल फोन है उसमें भी उसको आराम से देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और साथ में आपका जो वेब ब्राउजर है उसका प्रयोग करके भी आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं अगर वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव है। सेकंड लाभ है पीडीएफ एक लोकप्रिय विकल्प है क्योंकि यह टेक्स्ट, फॉन्ट, ग्राफिक्स इत्यादि को उसी फॉर्मेट में रखता है जिसमें उसे सेव किया है। किसी और कंप्यूटर पर इसे ओपन करने पर इसकी फॉर्मेटिंग नहीं बदलती है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जैसे आपने वर्ड प्रोसेसर में कोई डॉक्यूमेंट बनाया और आपने वो वर्ड में ही सेव कर दिया अपने कंप्यूटर में। अब आपने वो फाइल जो है वो किसी अपने फ्रेंड को ईमेल से सेंड कर दिया, पेन ड्राइव से आप उसके घर पर ले गए और आपने वो उसके कंप्यूटर के अंदर ओपन किया, तो उसमें हो सकता है कि वर्ड प्रोसेसर का कोई ऐसा वर्जन डला हुआ हो या फिर जिस फॉन्ट में आपने अपनी फाइल सेव की है वो फॉन्ट उसके कंप्यूटर में ना हो, तो उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो बदल जाती है। लेकिन अगर आपका वही डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में सेव है तो फॉर्मेटिंग में कोई भी बदलाव जो नहीं आता है। जैसा आपने डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में बनाया है वैसा ही किसी और कंप्यूटर में आप ओपन करेंगे, सेम आपका ओपन होगा, फॉर्मेटिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। थर्ड है पीडीएफ फॉर्मेट इंटरनेट से आसानी से अपलोड डाउनलोड किया जा सकता है। फोर्थ है पीडीएफ फाइल को पासवर्ड संरक्षित किया जा सकता है और एडिटिंग की अनुमति नहीं देता और उसकी सही अपीयरेंस उपस्थिति बरकरार रखता है। ठीक है, इसमें हम पीडीएफ में अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई भी ये जो फाइल है आपने वर्ड प्रोसेसर में बना ली है, अब आपको इसको सेव करना है। ठीक है, सेव करने के लिए आप यहाँ पर सर्कुलर जो बटन होता है उस पर क्लिक करते हैं, ऑफिस बटन पर। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका दो ऑप्शन आते हैं, सेव और सेव एज। ठीक है, आपको सेव एज पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपका एक ऑप्शन होगा पीडीएफ के नाम से। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी ये सेव एज वाली विंडो जो है ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट का यहाँ पर नाम दे देना है, जो भी आप अपने फाइल को नाम देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को नाम देना चाहते हैं। ठीक है, और फिर सिंपल आपको यहाँ पर फिर पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे आपका देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। सो लास्ट क्लास में आपने माइंड मैप्स के बारे में पढ़ा था, तो चलिए इसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोसेस प्रक्रियाओं को माइंड मैप से प्रदर्शित करना और टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखना। सो बच्चों, अच्छी समझ में पारदर्शिता लाने के लिए हमें चाहिए कि हम सही जानकारी को एकत्रित करें और उन प्रक्रियाओं को सही माध्यम से प्रदर्शित भी करें, जैसा हमने माइंड मैप की सहायता से किया था। भिन्न भिन्न जगह से एकत्रित की गई जानकारी को हम एक डॉक्यूमेंट में संजो सकते हैं, जिसके लिए हमें अच्छी तरह पढ़ने और लिखने की आवश्यकता होती है। सो यहाँ पर आपकी एक केस स्टडी दी हुई है जिसमें आपको भारत की नदियों के बारे में बताया गया है। साथ में भारत की नदियों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उस बारे में आपको जानकारी दी हुई है। जैसे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, दक्षिण से निकलने वाली नदियां, तटवर्ती नदियां, अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र की नदियां। ठीक है, तो ये आपको इस केस स्टडी में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये केस स्टडी पढ़नी है तो वीडियो को एक बार पॉज करके आप इस केस स्टडी को पढ़ सकते हैं। तो इसी केस स्टडी का प्रयोग करके आपको वर्ड प्रोसेसर में एक माइंड मैप बनाना है, जैसे कि आपको यहाँ पर बना के दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका माइंड मैप है जो आपका वर्ड प्रोसेसर में बनाया गया है, और ये माइंड मैप क्या दर्शाता है, आपकी ये केस स्टडी दर्शाता है।
और ये माइंड मैप कैसे बनाया गया है, ये आपका शेप्स ऑप्शन का यूज करके काफी सारी शेप यहाँ पे माइंड मैप के हिसाब से इंसर्ट की गई है, ऐड की गई है और इस माइंड मैप को बनाया गया है। आप इस माइंड मैप को वर्ड प्रोसेसर में खुद से ट्राई करें, ठीक है। आपको इसके लिए शेप्स ऑप्शन का यूज और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने ये माइंड मैप किस तरह से बनाया और इसको बनाते हुए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। अब लास्ट में आपके चैप्टर में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें आपका पहला पॉइंट है कि मार्जिन पेज और टेक्स्ट के बीच में जगह छोड़ने के लिए होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए उस पर मार्जिन सेट करने होते हैं, जो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला आपका होता है टॉप, सेकंड बॉटम, समझी, राइट और लास्ट गटर। फिर नेक्स्ट है जब हमें किसी डॉक्यूमेंट को बांधना, बाइंड करना होता है तो हम उसे गटर मार्जिन में प्रिंट करते हैं। यह मार्जिन ऊपर या दाईं तरफ दिया जा सकता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है अपने डॉक्यूमेंट को आकर्षक बनाने के लिए उस पर पेज कलर और पेज बॉर्डर भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप पेज कलर और पेज बॉर्डर कहां से देंगे, तो आपको ये मिलेगा पेज लेआउट टैब में। तो जैसे ही आप पेज लेआउट टैब में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पेज कलर और पेज बॉर्डर का, ठीक है। पेज कलर का यूज करके, जैसे कि आपका जो पेज का कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर होता है, तो आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं अपना मनचाहा। इसके अलावा अगर आपको अपने पेज को कोई भी बॉर्डर देना है तो वो भी आप दे सकते हैं पेज बॉर्डर ऑप्शन का इस्तेमाल करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है 4th पॉइंट, मेल मर्ज हमें एक ऐसी सुविधा प्रदान करता है जिससे हम ऐसी जानकारी को अलग अलग व्यक्तियों के पास एक साथ पत्र लिखकर भेज सकते हैं। इस विकल्प से हम आसानी से उन व्यक्तियों के नाम और पते की सूची भी बना सकते हैं जिन्हें हम पत्र भेजने के लिफाफे पर प्रिंट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है 5th पॉइंट, कॉन्फिडेंशियल, गुप्त और अर्जेंट जरूरी जानकारी को दर्शाने के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क भी दे सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क देना है तो वो भी आप वर्ड प्रोसेसर के अंदर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग ढंग से और अलग विशेषताओं के साथ देखने के लिए व्यूज का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला जिसमें आपका व्यू है प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है। सेकंड आपका है आउटलाइन व्यू, थर्ड है वेब लेआउट व्यू और 4th है फुल स्क्रीन व्यू, ठीक है। तो ये आपके 3-4 व्यू हैं जिसका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अब आपको ये मिलेगा कहाँ, आपको ये मिलेगा सबसे पहले आपको टॉप में यहाँ पर आपके व्यू टैब में जाना है। तो जैसे आप व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। जिसमें पहला यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट और आउटलाइन, ठीक है। तो इन ऑप्शन का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है डॉक्यूमेंट के पेजेस को हम 2 तरह से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहला है आपका पोर्ट्रेट और सेकंड है आपका लैंडस्केप, ठीक है। और आप इसको कैसे कर पाएंगे, चेंज पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में आपको जाना है सबसे टॉप पे पेज लेआउट ऑप्शन में, ठीक है। पेज लेआउट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है ओरिएंटेशन पे। तो जैसे ही आप ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्रॉप कैप। एक पार्ट ब्लॉक की शुरुआत में एक बड़े कैपिटल लेटर हैं जिसमें रेगुलर टेक्स्ट की 2 या अधिक पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है 9th पॉइंट, एक पेज ब्रेक। डॉक्यूमेंट में वह स्थान है जहां एक पृष्ठ समाप्त होता है और नया पृष्ठ और एक नया पृष्ठ शुरू होता है, ठीक है। 10th आपका पॉइंट है Ctrl+G शॉर्टकट का प्रयोग डॉक्यूमेंट के किसी पेज पर जाने के लिए किया जाता है। इसे गो टू फीचर भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको किसी पेज पर जाना है, मतलब आपने काफी लंबा डॉक्यूमेंट बना दिया जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, तो आपको किसी भी पेज के अंदर जाना है तो आप Ctrl+G शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपको जिस भी पेज में जाना है, मान लीजिए यहाँ पे 4 में आपको जाना है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे तो आप जो है 4th पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चों, हम किसी भी शेप में अपने टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए शेप पर राइट क्लिक करें और ऐड टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करें। मान लीजिए आपने कोई भी शेप जो है अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर ली है और आपको इसमें
कोई टेक्स्ट ऐड करना है इसके साथ में, तो आपको वो शेप को सेलेक्ट करना है, अपने माउस से राइट बटन क्लिक करना है। ठीक है, राइट बटन जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ऐड टेक्स्ट, जिसको क्लिक करके आप जो है अपने शेप को कोई भी टेक्स्ट जो है वो दे सकते हैं, मतलब उसमें कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो बच्चों यही था आज के लिए। यहाँ आपका चैप्टर 2 खत्म होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।